मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए, मध्यकालीन भारत के इतिहास जो जेपीएससी प्रथम पेपर के चल रहे थे उससे हम लोग आगे बढ़ाते हैं। दिल्ली सल्तनत प्रगति पर है। दिल्ली सल्तनत में पिछले क्लास में मैंने मोहम्मद बिन तुगलक तक पढ़ाया था। आज जो है फिरोज शाह तुगलक से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। एक पार्ट अगर सारा आ जाता है पूरा कंप्लीट दिल्ली सल्तनत तो एक ही पार्ट में वीडियो अपलोड हो जाएंगे। अगर नहीं आ पाता है तो 2 पार्ट में आपके लिए अपलोड मैं कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको जो है समस्या ज़्यादा ना हो, छोटे छोटे वीडियो हो। मैं चाहता हूँ कि वीडियो थोड़ा छोटा हो, लेकिन संभव नहीं हो पाता है। सिविल सेवा का क्लास है, इसको कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इसकी जो क्लासेस होते हैं अपने आप में व्यापक स्वरूप लिए हुए होते हैं। अगर अच्छी तरह से क्लासेस आपको नहीं मिलेंगे तो निश्चित रूप से आपका क्वालिफाई करना सिविल सेवा खास करके बहुत ही टफ हो जाएगा। जो भी इतिहास आपको पढ़ाया जा रहा है कई अच्छे अच्छे पुस्तकों का मिश्रण है, ओके, जिससे आपको काफी लाभ होगा। एक और तो प्रीलिम्स में एक भी प्रश्न छूटने को नहीं जा रहा है, तो दूसरी ओर मुख्य परीक्षा के लिए यह एक आधार प्रदान कर देगा। इसलिए एक भी क्लास को आप लोग मिस मत कीजिए। चलिए, आज फिरोज शाह तुगलक के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब मोहम्मद बिन तुगलक था उसका सिचुएशन को मैंने बता ही दिया कि किस तरीके से उसके द्वारा जो किए गए प्रयोग थे वह धीरे धीरे असफल होते गए, और भी कई तरह के उसके उटपटांग निर्णय थे। हालांकि वो सबसे विद्वान माना जाता था, लेकिन उसका निर्णय कहीं ना कहीं गलत था। इस कारण कहा जा सकता है कि उसमें व्यवहारिकता की कमी थी। फिरोज शाह तुगलक जब आया तो उसे कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसमें एक प्रमुख समस्या था पूरा का पूरा खजाना जो था खाली था। आपको मैंने बताया था कि लाहौर मुल्तान में विद्रोह हो रहा था, साउथ में आपका बहमन शाह के द्वारा विरोध हो गया था, इधर आपका हरिहर बुक्का ने विजयनगर की स्थापना कर ली थी, तो पूरा साम्राज्य भी जो था विखंडन का शिकार था। दूसरा ये प्रॉब्लम था, आपको पता है कि उलेमा वर्ग को न्याय की परिधि में वह ले आया था, तो उलेमा वर्ग नाराज थे। किसानों पर कर वृद्धि करने का प्रयास किया था, किसान वर्ग नाराज था। सेना वर्ग भी नाराज था, क्योंकि सेनाओं को नियुक्ति जो किया था खुरासान अभियान के लिए, तो वहां पर फिर उसको हटाना पड़ा। जब खुरासान अभियान नहीं हो पाया तो लाखों सैनिकों को हटाना पड़ा, तो वह वर्ग भी नाराज था। कराचिल में हजारों सैनिक मारे गए थे कराचिल अभियान में, तो इन मुद्दों को लेकर के सैन्य वर्ग भी नाराज था। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं हर जगह नाराजगी दिख ही रही थी। और उमरा वर्ग में हिंदुओं को शामिल जो किया था, जिसके कारण उमरा वर्ग अमीर वर्ग भी नाराज थे, और धार्मिक वर्ग को तो नाराज कर ही दिया था। खलीफा से मान्यता शुरू में नहीं लिया था, लास्ट में वो किसी तरह से लिया। तो इन सभी को मैनेज करना था। तो फिरोज शाह तुगलक का अगर नीति को यहाँ पर देखें कि उसने किस तरह से मैनेज किया, तो आप बोल सकते हैं कि जो जो समस्याएं सॉल्व होने लायक उससे नहीं लगी, उससे उसने पूरी तरह से यानी कि छोड़ ही दिया अपनी ओर से प्रयास करना। जैसे साम्राज्य के विखंडन की समस्या, तो जो भी साउथ के राज्य, चाहे बहमनी हो विजयनगर हो, उससे लगा कि अब बेकार है उनको मिलाना, उधर का टेंशन छोड़ दिया। जो भी ऐसे राज्य जो ज्यादा मजबूत थे और उससे फिर से वापस मिलाना संभव नहीं था, तो वो छोड़ दिया पूरी तरह से। और रहा बात आपका उमरा वर्ग का, तो वजह नाम का एक अनुदान दे दिया, जो नगद वेतन भूमि के रूप में वेतन दिया जाता था। वंशानुगत कर दिया पद को। मौलवी और उलेमा वर्ग को भी बहुत सारा सुविधाएं उसने दे दी। किसानों के लिए भी बहुत कुछ उसने किया। कृषि के क्षेत्र में निश्चित रूप से फिरोज शाह तुगलक का बहुत ज्यादा योगदान है। यानी कि हर वर्ग के लिए कहीं ना कहीं उसका एक, समझ लीजिए कि एक समझौतावादी रुख रहा। इसके काल में जैसे ही यह बैठा तो ख्वाजा जहां का विद्रोह हुआ, ख्वाजा जहां के विद्रोह को भी इसने माफ कर दिया कि कोई बात नहीं, चलो अब अच्छा से रहो, ठीक है। तो हर तरफ इसने क्या किया, फिरोज शाह तुगलक ने मैनेज करके वह आगे बढ़ा। लेकिन ऐसा नहीं था कि इसने अटैक नहीं किया कहीं पर या विद्रोहियों को दंड देने का प्रयास नहीं किया, यह भी बात नहीं था। प्रयास इसके ओर से रहा, लेकिन जैसा कि आपका देखते थे आप इल्तुतमिश के टाइम में, बलबन के टाइम में, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में, तो वो आक्रामकता इसमें नहीं थी, है ना। जैसे कि आपका भ्रष्टाचार की समस्या जो है इसके काल में काफी बढ़ चुका था, तो गलत जैसे दाग और चेहरा प्रथा के कारण वो अच्छी तरह से पालन नहीं हो रहा था। रिश्वत दे करके अपने गलत घोड़े को भी, जो अच्छे नस्ल के नहीं होते थे, उससे भी पास करा लेता था,
ठीक है। वाक्य आया है कि जब एक सैनिक के घोड़े को पास नहीं कर रहे थे अधिकारी, रिश्वत नहीं मिलने के कारण, तो वह सीधे फिरोज शाह तुगलक के पास पहुंच गया। ठीक है, कि शिकायत करने के लिए पहुंचा कि मेरा अच्छा घोड़ा नहीं है, यानी कि उन्नत नस्ल का नहीं है, फिर इसे पास नहीं कर रहा है, रिश्वत मांग रहा है। तो फिरोज शाह तुगलक उसको रिश्वत देने के लिए पैसे दे दिया था। ठीक है, हद से ज्यादा समझौतावादी था। जहां तक फिरोज शाह तुगलक के बाह्य आक्रमणों की बात है, ठीक है, तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। दिल्ली यहां पर है, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बंगाल आक्रमण किया गया 2 बार, ठीक है, 1353 और 1359। एक बार नागरकोट आक्रमण किया गया और एक बार सिंध आक्रमण किया गया। 1361-62 नागरकोट पर जो अटैक हुआ था इसका 1360 के आसपास, ठीक है। नागरकोट पर देखिए मोहम्मद गजनवी भी अटैक किया था, वहां पर प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर है। ओके, तो 1353 और 1359 में जो बंगाल पर अटैक किया है, पर इलियास खान का शासन था, उसने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर ली थी। लेकिन दोनों आक्रमण जो थे पूरी तरह से इसके असफल रहे। इलियास खान ने बहुत कूटनीतिक तरीके से अपने बंगाल का रक्षा किया, ठीक है, और पब्लिक को भी वहां पर वो हानि नहीं होने दिया। क्लियर, उसका एक अलग कहानी है, यहाँ पर उसको चर्चा करना बेकार है। जब 1359 का आक्रमण भी इसका विफल हो गया, जब वह वापस लौट रहा था दिल्ली को, तो अपने भाई जौना खां किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे पागल सुल्तान भी कहते हैं, अपने भाई जौना खां की याद में जौनपुर नगर को बसाया। ठीक है, 1359 ईस्वी में। तो ये इलियास खान के विरुद्ध ये अटैक था। अब इधर आप आइए, नागरकोट आक्रमण। नागरकोट आक्रमण जब गया तो वहां पर भी जो लूटपाट करना था थोड़ा बहुत किया ही। क्लियर, हालांकि उसी के राज्य के अधीन था, लेकिन कुछ विद्रोही शक्तियां वहां पर भी प्रबल हो रही थी, इसीलिए स्पेशली अटैक हुआ था और कोई उद्देश्य नहीं था। हालांकि यह कट्टर इस्लामी शासक माना जाता था फिरोज शाह तुगलक, इसमें दो मत नहीं है। तो यहां पर जो इसका खासियत रहा, किसने? उनाजुद्दीन खालिद खानी, इसके दरबार में एक संस्कृत ज्ञाता थे उनाजुद्दीन खालिद खानी। उनको फिरोज जी ने कहा कि 300 ग्रंथों का अनुवाद जो है, संस्कृत ग्रंथों का अनुवाद जो है आप कर दीजिए फारसी में। क्लियर, तो 300 ग्रंथों का यहाँ पर अनुवाद किया गया। अब यहाँ पर के अटैक के बारे में हम लोग बात करते हैं, फिरोज का 1361-62 का अटैक। ओके, ये कहा जाता है कि जो आपका इस्लामी है एक लेखक, उनका कहना है कि पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे कुव्यवस्थित अभियान था। ठीक है, सिंध का अभियान, ठट्टा, जो पाकिस्तान में भी प्रांत बन गया है। और यहाँ पर जाकर के जो मरुस्थलीय इलाका है, यहाँ पर जाके पूरी तरह से फंस चुका था फिरोज शाह तुगलक। लेकिन खाने जहां के द्वारा जब भेजा गया मदद, तरह तरह से खाना पीना और प्लस सेना, ठीक है, तब ये किसी तरह से वहां से बच करके वापस आया। तो इसके यही 3 अभियान थे। क्लियर, अगर इसके सुधारों की बात करें तो निश्चित रूप से कल्याणकारी और कृषि क्षेत्र के सुधारक शासक के रूप में, सुल्तान के रूप में जाना जाता है। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने बताया था कि पहला नहर बनाने वाला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था, लेकिन नहरों की सबसे ज्यादा नहर बनाने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। ठीक है, ऐसे तो 2 नहर बनाए थे, लेकिन कई इतिहासकारों का कहना है कि इससे भी ज्यादा इसने नहर बनाया था। ठीक है, यमुना पर बनाया, यमुना से बनाया, गंगा से बनाया, सरस्वती घग्गर नदी से बनवाया। ठीक है, ताकि पंजाब हरियाणा क्षेत्र में जो है सिंचाई की व्यवस्था की जा सके। देखिए, गुलाम इसके अंडर में काफी थे, 1,80,000 लगभग इसके अंडर में गुलाम थे। गुलामों के प्रति इसमें काफी सहानुभूति थी। यही कारण था इसने एक नया ही संगठन बना दिया था, दीवाने बंदगाम। ओके, इसके अलावा जो मुस्लिम बेरोजगारों के लिए, ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम बेरोजगार, हिंदुओं के लिए नहीं, दूसरे धर्मों के लिए नहीं, दीवान दफ्तर रोजगार बनाया था, जिसमें गरीब मुस्लिम बेरोजगारों को उसके माध्यम से नौकरी दिलाने का प्रयास किया जाता था। इसके अलावा
दीवान खैरात भी एक बनाया था, ठीक है, जिसमें गरीब मुसलमानों को, यहाँ पर भी सिर्फ मुसलमान थे, ओके, गरीब मुसलमानों को दान वगैरह दिया जाता था। इसके अलावा गरीब लड़कियों के विवाह के लिए, कन्याओं के विवाह के लिए भी इसने दीवान निकाह नामक का एक विभाग गठन किया था। यहाँ पर माना जाता है कि हिंदू लड़कियों को भी इसका लाभ मिला था। इसके अलावा अस्पताल बनाया था दिल्ली में, दारुल साला, ओके, उसमें सभी का इलाज होता होगा। तो कुछ ऐसे प्लान थे जिसमें सिर्फ मुस्लिमों को उसने महत्व दिया था, बाकी धर्मों को उसने दूर रखा था, क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत कट्टरवादी सोच थी। इसके कई उदाहरण मिलते हैं कि सिर्फ वह हिंदुओं के प्रति ही कठोर नहीं था, बल्कि शिया मुस्लिमों के प्रति भी कठोर था। फिरोज शाह तुगलक के अन्य कार्यों को अगर हम लोग देखते हैं तो उसके स्थापत्य कार्य में भी थोड़ी बहुत रुचि थी। मलिक और अहमद के नेतृत्व में कई प्रमुख इमारतों का भी निर्माण उसने करवाया। इसके अलावा कई नगरों का भी निर्माण कराया। नगरों के निर्माण में एक जौनपुर की मैं बात कर ही चुका हूँ, बिहार का एक बिहार शरीफ है, यूपी में जौनपुर के अलावा फिरोजाबाद, इसके अलावा हरियाणा में हिसार और पंजाब में फिरोजाबाद, ये कुछ नगर थे जिसे फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाया गया। हौज शमसी जो इल्तुतमिश द्वारा निर्मित था, हौज खास जो आपका अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा निर्मित था, उसका भी मरम्मती फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही कराया गया। अशोक के जो स्तंभ थे टोपरा और मेरठ, जैसा कि मैंने मौर्य काल में बताया था, टोपरा और मेरठ से अशोक स्तंभ को वह दिल्ली ले आया। फिरोज शाह तुगलक जो था कट्टर सुन्नी इस्लाम धर्म को मानने वाला था। इसके कारण कई शिया संतों को भी वह मरवा डाला, एक ब्राह्मण को भी जला डाला, ठीक है। एक पहला उदाहरण मिलता है दिल्ली सल्तनत के काल में किसी सुल्तान के द्वारा। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो चेहरा और दाग प्रथा लगाया गया था सैनिकों की पहचान और घोड़ों की पहचान के लिए, उससे भी उसने वापस ले लिया। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कृषि के क्षेत्र में भी कई सुधार किए गए। उन सुधारों में अगर प्रमुख रूप से आप देखते हैं तो इसने पूरे राज्य का कितना राजस्व आता है प्रतिवर्ष, इसका भी आकलन करवाने वाला यह पहला सुल्तान था। और इसे कराने के लिए उसने ख्वाजा हिसामुद्दीन का हेल्प लिया। इस नाम को याद रखिएगा, ख्वाजा हिसामुद्दीन। और एक आकलन किया गया कि 6,75,00,000 रुपये राजस्व जो है सुल्तान को, यानी कि पूरे साम्राज्य को प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो इसकी बड़ी उपलब्धि थी, कुल जो 23 कर थे उस समय प्रचलित, उसके समय में उन सारे करों को मिला करके 4 करों में बदल दिया, ठीक है। ये आप टैक्स रिफॉर्म की ओर आप इसका देख सकते हैं फिरोज शाह तुगलक का योगदान। और इन 4 करों में कौन था? जजिया, जकात, खुम्स और खराज, ओके। जजिया जो था मुस्लिम हिंदुओं पर लगने वाला था कर, जकात मुस्लिमों पर लगता था, धार्मिक कर, ठीक है, जकात को सदका भी बोलते थे। और खुम्स जो था, जब लूटपाट होता था, सैनिक जब किसी अभियान में जाते थे तो लूटपाट जो किया जाता था उसका बंटवारा किस तरह से हो शरीयत के अनुसार, तो उन सभी प्रावधानों में था। खुम्स कर था, लूटपाट वाला जो आपका प्राप्त धन था उसको खुम्स कहते थे। तो उसमें 4/5 भाग जो है रूल के अनुसार, शरीयत के अनुसार वो सैनिकों को मिलना चाहिए था, और 1/5 भाग सुल्तान के पास जाता था राज्य के खर्च के लिए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने, मैंने बताया था कि खुम्स का यह व्यवस्था जो था अलाउद्दीन खिलजी ने बदल दिया था। 1/5 और 4/5 कर दिया था। 4/5 सुल्तान पास रहेगा, 1/5 सैनिकों में बटेगा। इसको फिर से जो है पलट दिया फिरोज शाह तुगलक ने। जिस तरह से चेहरा दाग प्रथा को वापस ले लिया था फिरोज शाह तुगलक, उसी तरीके से इसको फिर शरीयत के अनुसार मैनेज कर दिया। उसके अलावा इसने एक सिंचाई का कर भी लगाया, हक के सर्व या हक ए सुर्स भी बोलते थे इसको। ये समान रूप से 10% से 20% के रेंज में होता था। इसके द्वारा कुछ सिक्के भी चलाए गए। संसगनी अद्धाविक। संसगनी जो था आपका सोना का सिक्का था, क्लियर, ये सब मिश्रित सिक्का था। अद्धा और विक। शाह तुगलक के बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया है। इसके बारे में और हम लोग मेंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, जानकारी इतना ही रहेगा, इसको आप किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं मेंस में उसका डिमांड रहेगा। यहाँ से बाहर फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में कोई भी क्वेश्चन जो है प्रारंभिक परीक्षा में नहीं आता है। फिरोज शाह तुगलक के बाद सिचुएशन जो था, तुगलक वंश का जो है बहुत ही खराब हो चुका था। सारे के सारे अयोग्य उत्तराधिकारी थे। और इसके उत्तराधिकारियों को अगर बात किया जाए तो तुगलक शाह, अबू बकर
और उसके बाद आया नसीरुद्दीन मोहम्मद। पहले वाला जो बलबन से पहले शासक था वो नसीरुद्दीन महमूद था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिरोज का शासनकाल अगर देखते हैं तो मरा था वो सिंध का थट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक 1351 में, तो ये 1351 से 1388 तक रहा वो, और 1388 से 1414 तक इसके उत्तराधिकारी रहे, यानी कि 12 और 14 26 साल तक रहे। इन 26 सालों में जो भारत की सिचुएशन जो थी नॉर्थ इंडिया की पूरी तरह से खराब हो गई। कारण क्या था, जो नसीरुद्दीन महमूद और उसके बाद हुमायूं बना अंतिम शासक, ठीक है, फिर दौलत खान भी बना, थोड़े दिन के लिए रहा। तो नसीरुद्दीन महमूद का शासनकाल स्पेशली जो है इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है उसको ध्यान रखिए। आपने देखा था कि दिल्ली सल्तनत का पतन जो है मोहम्मद बिन तुगलक के काल में शुरू हो चुका था, जब साउथ इंडिया के साम्राज्य बहमनी, विजयनगर इत्यादि जो है लगभग अलग हो चुके थे दिल्ली सल्तनत से। लेकिन अब नॉर्थ इंडिया के भी कुछ कुछ जो शक्तिशाली सामंत वगैरह थे, इक़्तिदार थे, उन लोगों ने क्या किया, अलग होना शुरू कर दिया था। 1998 में भारत में तैमूर लंग का अटैक हुआ, ठीक है। वह जम्मू होते हुए आया था, हरिद्वार, दिल्ली, फिर वापस काबुल होते हुए, पेशावर काबुल होते हुए निकल गया। लेकिन दिल्ली, हरिद्वार, मथुरा इत्यादि को उसने पूरी तरह से तबाह कर दिया। तैमूर लंग जब भारत पर आक्रमण किया तो नसीरुद्दीन महमूद और उसका मंत्री मुन्नू इकबाल दोनों भाग निकला दिल्ली से, ठीक है, भगवान भरोसे छोड़ करके। समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं था कि यहाँ मुस्लिम शासक आ गए थे तो अटैक जो है बंद हो गया था, ऐसा कुछ नहीं है, इसको चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो मन भर लूटा और अपना जो है गवर्नर यहाँ बना करके खिज्र खां को चला गया, ओके। और जब दिल्ली सल्तनत की स्थिति इतनी बुरी हो गई थी कि बाहरी आक्रमणकारी से लड़ने के बजाय और भागने लगे थे, तब जितने भी आस पड़ोस के, आसपास के जो सीमांत क्षेत्रों के अन्य शक्तियाँ थी वह फिर से जागृत होने लगी। उसी में मालवा और गुजरात, ठीक है, ये मालवा है और ये गुजरात है। गुजरात में दिलावर खां और मालवा में जफर खां, और जौनपुर में मलिक सरवर। समझ गए ना, इन तीनों के द्वारा स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। साउथ तो स्वतंत्र हो ही गया था, गुजरात, मालवा और जौनपुर भी स्वतंत्र हो गया और सिमट चुका था। इसके बाद खिज्र खां आता है। खिज्र खां तैमूर लंग का सिर्फ अपना गवर्नर मानता था, अपने आप को सुल्तान भी नहीं मानना चाहता था। खिज्र खां के बाद मुबारक खां, मुबारक शाह शासक बना। मुबारक शाह जो बना आपका 1421 से 1443 तक रहा। इसका जो काल का खासियत है, याहिया बिन अहमद सरहिंदी का पुस्तक लिखा गया तारीख है मुबारक शाही, इसी के बारे में, ओके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है अक्सर आता है कि तारीख है मुबारक शाही पुस्तक किसने लिखा। उसके बाद शासक बना मोहम्मद शाह। उसके काल में कुछ भी ऐसा वर्क जो है नहीं हुआ है। सैद वंश का शासक जो बना मुबारक शाह, मोहम्मद शाह के बाद शाह आलम बना। वह शासन करने को बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं था, इसलिए सरहिंद के गवर्नर बहलोल लोदी के पक्ष में उसने सत्ता का त्याग कर दिया। बहलोल लोदी 1451 से 1489 तक सुल्तान बना और उसने लोदी वंश की स्थापना की। वह अफगानी था और भारत में उस समय का जो सिचुएशन था, जो उस समय विदेशी कहे जाते थे, उसमें जो मुस्लिम थे वो तुर्क और खलजी लोग ज़्यादा थे। इसलिए उसने पहला काम किया, उसने अफगानियों से अपील किया कि आप लोग यहाँ पर आइए, आप लोगों को एक अच्छा जीवन मिल जाएगा और मैं एक साम्राज्य बना लूँगा। तो अब्बास खान शेरवानी के शब्दों में अफगानी जो थे टिड्डियों की तरह दिल्ली की ओर रवाना हुए, उन्हें वो बसा भी दिया। अब जैसे ही लोदी लोग बैठे तो सत्ता तो सिमट चुकी थी दिल्ली के आसपास, और जफर खां, दिलावर खां, इन लोग थोड़ा सा मजबूत था, ओके। इसलिए पहला जो इन लोगों का टारगेट रहा जौनपुर, जौनपुर पर कब्जा इन लोगों ने कर लिया। तो मान सकते हैं कि जौनपुर दिल्ली सल्तनत के फिर से कुछ दिनों के लिए अधीन में आ चुका था। बहलोल लोदी के बाद बना अगला शासक सिकंदर लोदी। इसका शासनकाल था 1489 से 1517। इसके शासनकाल की जो विशेषता थी, इसने आगरा नगर का स्थापना किया। इसके अलावा गज सिकंदरी को चलाया और यह बहुत ही कट्टर सुन्नी मुस्लिम था, जिसके कारण इसने भी एक ब्राह्मण को जिंदा जला दिया था।
तो ब्राह्मण को जिंदा जलाने वाले 2 सुल्तान कौन कौन थे? एक फिरोज शाह तुगलक और दूसरा सिकंदर लोदी। ओके, सिकंदर लोदी का ही कार्य था। सिकंदर लोदी के बाद 1517 में इब्राहिम लोदी अगला सुल्तान बना। ओके, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान माना जाता है। इब्राहिम लोदी के काल में जौनपुर की समस्या बनी रही। वहाँ पर इब्राहिम लोदी के काफ़ी लोग जो थे असंतुष्ट इब्राहिम लोदी से कहीं ना कहीं थे। तो यहाँ पर उसका भाई था जलाल खान जौनपुर में। ओके, जौनपुर का समस्या काफ़ी एक समस्या बन गया था, उसको मिलाना ही संभवतः गलत था डिसीजन। तो जौनपुर में जलाल खान को अन्य अमीरों ने जो असंतुष्ट थे इब्राहिम लोदी से, उन लोगों ने कहा कि तुम जो है स्वतंत्र हो जाओ, और उसने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। इससे गृह युद्ध छिड़ गया दोनों भाइयों में, इब्राहिम लोदी और जलाल खान में। और इसका लाभ उठाया उस समय राजपूत में जो प्रमुख शासक था राणा सांगा, ठीक है, उसने अटैक कर दिया 1518 ईस्वी में, और धटोली की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा दिया। यह तुर्क और अफगानों खिलजियों की पहली हार थी राजपूतों से लंबे समय के बाद, ठीक है। और इस जीत से विद्रोही शक्तियां काफ़ी प्रबल हो गईं, जिसके कारण उसके परिवार के अंदर भी कई विद्रोह होने लगे, क्योंकि इब्राहिम लोदी के काल में परिस्थितियां काफ़ी नाजुक हो चुकी थी। और इसके अलावा पंजाब का गवर्नर जो था दौलत खान लोदी, वह भी विद्रोही बन गया, और उसने बाबर तक को आमंत्रित कर दिया गया कि आप अटैक के लिए आइए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। जिस तरीके से जयचंद ने मोहम्मद गौरी को आमंत्रित किया था, उसी तरीके से दौलत खान लोदी ने बाबर को आमंत्रित किया। और बिहार में भी अफगान जो थे अलग होने लगे थे। यहाँ पर था दरिया खां लोहानी, ठीक है, जो बाद में जिससे शेरशाह जुड़ा, बाहर खां उसका पुत्र बाहर खां लोहानी से। तो यहाँ दरिया खां लोहानी, यहाँ जलाल खां, दिल्ली में आलम खां, और इस जगह आपका दौलत खां लोदी। तो काफ़ी सिचुएशन खराब था। अंततः बाबर के लिए रास्ता एक तरह से खुला हुआ था। वह बाबर आया और 21 अप्रैल 1526 को इसे पराजित कर लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का भी अस्तित्व समाप्त कर दिया। यह एक इतिहास बनकर रह गया, ठीक है। यही था आपका दिल्ली सल्तनत का राजनीतिक इतिहास। अब हम लोग इसके प्रशासनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर विचार करेंगे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।